जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। MPPSC के लिए यूनिट 7 जो सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा टफ यूनिट है, उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और ये उसका 26th पार्ट है। इससे पहले हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ा था, एक इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी में। आज हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा इन वीडियो को देखकर आप यूनिट 9 जो आपका मेंस का पेपर 3 का है, उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो को इस तरीके से बनाया गया है कि प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियोज हो जाएंगे। तो चलिए डिले नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अगर हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपका क्या होता है कि कंसिस्ट होता है किससे? वाटर से। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि वाटर एज द मेन हैबिटेट आर नोन एज द एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, मेन उसका आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेन आपका वाटर होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि एक्वेटिक सिस्टम किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, तो क्लासिफिकेशन के लिए उसमें सॉल्ट कंटेंट जो होता है, सॉल्ट कंटेंट का मतलब हो गया नमक। ठीक है, सॉल्ट कंटेंट का मतलब हो गया आपका नमक। तो सबसे पहले को एक्वेटिक सिस्टम में हम बात कर रहे थे, तो वाटर जो होगा आपका मेन हैबिटेट होगा। वाटर मेन हैबिटेट का मतलब आपका क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उसमें वाटर प्रेजेंट होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो ओशन होना चाहिए, वाटर की कुछ गहराई होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें वाटर जो है आपका प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, चाहे थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट, तो वही इक्वेटिक सिस्टम होगा। इक्वेटिक सिस्टम को हम लोग क्लासिफाइड करेंगे सॉल्ट कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्ट कंटेंट के हिसाब से क्लासिफाइड करें तो फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का मतलब हुआ कि द सॉल्ट कंटेंट ऑफ द फ्रेश बॉडी इज वेरी लो, ऑलवेज लेस देन 5 ppm पार्ट्स पर 1000, जिसको आप कहते हैं पीपीटी। तो आपका उस कम से कम लेस देन 5 होना चाहिए, जिसमें आपकी लेक्स आ जाती हैं, तालाब आ जाते हैं, पूल्स आ जाते हैं, स्प्रिंग्स आ जाती हैं, स्ट्रीम्स आ जाती हैं और रिवर्स आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपका जो सॉल्ट का कंटेंट होगा वो 5 पीपीटी से कम होना चाहिए। सबसे पहली बात ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम किसके हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हो सकता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन उसमें आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा सॉल्ट कंटेंट के साथ। फिर हम बात करेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, तो आपका सॉल्ट कंटेंट 5 पीपीटी से कम होना चाहिए, जिसमें आपके ये सारे आ जाएंगे, लेक्स, पॉन्ड, पूल आ जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे मरीन इकोसिस्टम की, तो मरीन इकोसिस्टम में द वाटर बॉडी कंटेनिंग सॉल्ट कंसेंट्रेशन, इसमें भी सॉल्ट कंसेंट्रेशन जो होगा वह इक्वल और अबव दैट ऑफ द सी वाटर होगा। जितना आपका सी वाटर, ठीक है, समुद्र का पानी होता है, करीब 35 पीपीटी और अबव। ठीक है, जिसमें आपके सैलो सी और ओपन ओशन आ जाएंगे। ठीक है, तो 35 पीपीटी इसमें ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। इसमें लेस देन 5, इसमें 35 पीपीटी और अबव। और उसके बाद बात करें ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम की, तो दीज वाटर बॉडी हैव सॉल्ट कंटेंट इन बिटवीन 5 to 35, मतलब आपका 5 से नीचे वाली फ्रेश वाटर हो गया, 35 से ऊपर वाली मरीन हो गया, और बीच वाले जो होते हैं उसको आप लोग ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम बोलते हैं। इसमें आपका एस्चुरी आ जाता है, सॉल्ट मार्सेज आ जाते हैं, मैंग्रोव्स आ जाता है, एंड आपका स्वैम्प एंड फॉरेस्ट आ जाते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। अब हम बात करें अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म का मतलब आपका कोई भी जीवित चीज, ठीक है, जो आपके फूड पे डिपेंड रहती है या तो जो आपका रिस्पिरेशन करती है। ठीक है, इसमें आपके प्लांट्स भी आते हैं। क्या आते हैं इसमें आपके प्लांट्स भी आते हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले फूड चेन में पढ़ा है कि इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जोन ऑफ ऑकरेंस एंड देयर एबिलिटी टू क्रॉस दिस जोन। ये किस बेस पे डिसाइड होता है कि या किस बेस पे इसको क्लासिफाइड किया जाता है? तो इसको क्लासिफाइड किया जाता है जोन के बेस पे, किस जोन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और उनकी एबिलिटी कि वो इस जोन को क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं। तो द ऑर्गेनिज्म बोथ फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा का मतलब पहले बताया जा चुका आपको प्लांट्स जो होते हैं, और फोना का मतलब जो जीव जंतु होते हैं, इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ फॉर्म और लोकेशन इनटू 5 ग्रुप। तो जिस फॉर्म में पाए जाते हैं या तो किस लोकेशन में पाए जाते हैं, उसके हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को कितने
टाइप में, 5 टाइप में, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है आपका न्यूटन, ठीक है, इसको न्यूटन भी आप लोग कहते हैं, तो आप लोग जो भी प्रोनाउंसिएशन करना चाहे आप कर लीजिएगा, हम इसको न्यूटन कह बोलेंगे। तो न्यूटन की अगर बात करें तो ये हो जो क्या होता है, अनअटैच्ड होता है। अनअटैच्ड मतलब जैसे आपने वाटर बॉडी देखी है, कोई भी वाटर बॉडी, तालाब, समुद्र, उसमें कोई चीज तैर रही है, फ्लोटिंग, कहीं से वो जमीन से जुड़ी हुई नहीं है, मतलब समुद्र के अंदर वो या नदी के अंदर या लेक के अंदर वो किसी भी चीज से वो जुड़ी हुई नहीं है, उसको ही अनअटैच्ड बोलेंगे। जैसे कि आपका फ्लोटिंग प्लांट्स देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। लिव एट एयर वाटर इंटरफेस, ये आपका आधा तो पानी के अंदर रहते हैं और आधा हवा में रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं न्यूटन। जैसे कि मैंने बता दिया आपको ना कि किस जोन में रहते हैं, तो यही एक जोन है, एयर वाटर जोन के बीच में रहते हैं, इसको न्यूटन बोल देते हैं। उसके बाद बात करें पेरीफाइटोन की, तो पेरीफाइटोन जो होते हैं अटैच टू स्टेम, ये ऊपर भी रह सकते हैं, नीचे भी रह सकते हैं, और ये किससे कनेक्टेड होते हैं, तने से। स्टेम का आपको मतलब पता है, तना जो होता है, तो वाटर बॉडी के अंदर ही रहेंगे बट स्टेम से कनेक्टेड रहेंगे। और लिव सबमर्ज्ड इन वाटर, मतलब पानी के अंदर रहते हैं बट आपको देख सकते हैं क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, आप इसको देख सकते हैं। बट क्या होता है, ये लोग स्टेम से कनेक्टेड रहते हैं, तने से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इसमें आपका एल्गी आ जाती है, ठीक है, सेसिल एल्गी कहते हैं। इसके बाद बात करें प्लैंकटन की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो प्लैंकटन क्या होता है, इसकी लोकोमोटिव पावर और लाइफ सबमर्ज्ड इन वाटर, ये भी क्या होते हैं, वाटर में सबमर्ज्ड रहते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फैलते हैं। ये प्लैंकटन जो आप सबसे ज़्यादा देख पाते होंगे, जो भी पौधे जमीन के अंदर दिखते हैं आपको, मतलब पानी के अंदर, वो प्लैंकटन ही होते हैं। ये भी पानी के अंदर, ऐसे इसमें एल्गी आ जाती है आपकी। और इसके बाद बात करें, क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, ठीक है। इनके नाम आपको ध्यान रखना, सिर्फ समझाने के लिए, इनके आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि न्यूटन अगर पूछ लिया जाए तो क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, या इनमें से कौन सा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है या है, ये भी पूछा जा सकता है। न्यूटन हो गया, पेरीफाइटोन हो गया, उसके बाद प्लैंकटन्स हो गया, फिर आता है नेक्टन। नेक्टन क्या होते हैं, स्विमर्स होते हैं। स्विमर्स मतलब पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, ये लिव अंडर वाटर रहते हैं और बीच बीच में पानी के ऊपर भी आ जाते हैं। लार्ज एंड पावरफुल होते हैं, ठीक है। जितने आपके ऑल सी एनिमल्स, जितने भी आपके सी एनिमल्स होते हैं, पानी के अंदर रहने वाले जीव, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, नेक्टोन में कहते हैं, ठीक है, जो पानी के ऊपर आके तैर भी सकते हैं। इसके बाद बात करें बेंथोस की, तो बेंथोस जो अटैच टू बॉटम, ये पानी के अंदर से बंधे होते किसी चीज से, स्टेम से या किसी चीज से, और लीव एट द बॉटम ऑफ द वाटर, सबसे नीचे जो पाए जाते हैं वो बेंथोस होते हैं, ठीक है। ये बहुत ऊपर नहीं आ पाते हैं, ये सबसे नीचे, तो सबसे नीचे रहने वाले को बॉटम से आप याद रख सकते हैं। तो बेंथोस जो होता है सबसे बॉटम टेलहटी पे पाया जाता है, और न्यूटन जो होता है सबसे ऊपर पाया जाता है, ठीक है। टॉप लेवल पर न्यूटन पाया जाता है और बॉटम लेवल पे आपका बेंथोस पाया जाता है। इसके अलावा ये जो होते हैं ये पानी के अंदर रहता है, पेरीफाइटोन। प्लैंकटन्स जो होता है ये भी पानी के अंदर रहता है। नेक्टोन जो होता है वो आपका पानी के ऊपर भी तैर भी सकता है और रह भी सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपने ये जो पढ़ा है ना, नेक्टोन जो है वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है। नेक्टोन जो है वो एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा ये सारे जो हैं एल्गी या प्लांट्स हैं। तो ध्यान रहेगा, इनको जरूर ध्यान से रखें, बस पढ़िए, इनका कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन इनमें से कौन सा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं है ये भी पूछ सकता है, तो इनका नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें फैक्टर लिमिटिंग प्रोडक्टिविटी, किस चीज पे प्रोडक्टिविटी, हमने प्रोडक्टिविटी पढ़ी थी, ठीक है। तो एक्वेटिक हैबिटेट, पानी में रहने वाली जो चीजें हैं उनका प्रोडक्टिविटी किस तरह से वेरी करती है या इफेक्ट होती है। तो इसमें मेन फैक्टर है आपका सनलाइट। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज किस पे डिपेंड करती है, फूड पे, और फूड बनाने का प्रोड्यूसर कौन होता है, प्लांट्स होता है, ठीक है। तो अगर फूड बनाने का प्रोड्यूसर प्लांट्स है तो आपका इसमें भी क्या होंगे, एक्वेटिक में भी छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं, इसको फाइटोप्लैंक्टन सब बोलते हैं, ठीक है, तो वो होंगे। तो सनलाइट में क्या होता है, जिसमें दो जोन होते हैं सनलाइट में, एक आपका फोटिक जोन होता है, एक अफोटिक जोन होता है। फोटिक जोन होता है जिसमें लाइट पेनिट्रेट्स फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, जिसमें लाइट तो अंदर चली जाती है और फोटोसिंथेसिस हो जाता है, उसको फोटिक जोन बोल देते हैं, ठीक है। अफोटिक जोन क्या होता है, लाइट डज नॉट पेनिट्रेट, सो प्लांट ग्रो रेस्ट्रिक्टली, ओनली रेस्पिरेशन एक्टिविटी टेक्स प्लेस, नोन एज प्रोफंडल जोन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सनलाइट बहुत इफेक्ट करती है। सनलाइट में भी दो जोन, फोटिक जोन जहाँ पे लाइट पहुंच सकती है और फोटोसिंथेसिस हो जाती है, दूसरी एक्वेटिक जोन जिसमें लाइट तो पेनिट्रेट नहीं होती है, और प्लांट्स जो किस तरह से ग्रो करते हैं, सिर्फ आपकी सांस लेके थोड़ा बहुत
ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है, तो उस जोन पे जहाँ पे एक्टिविटीज होती है, सिर्फ रिस्पिरेशन एक्टिविटीज, उसको प्रोफंडल जोन बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो प्रोफंडल जोन रिलेटेड किससे है, एक्वेटिक जोन से रिलेटेड है। और ये वो जोन होता है जहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ क्या होता है आपका, सिर्फ क्या कहते हैं, रिस्पिरेशन से आपका रिस्पिरेशन एक्टिविटी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें डिजॉल्व ऑक्सीजन, बहुत बारी वर्ड सुनेंगे डीओ आप, डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं इसको। ठीक है, तो escapes water body through air water interference and respiration of oxygen। तो जो वाटर, जो आपके जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, वो लेते हैं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, जिसको डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, तो वाटर बॉडी में जो घुली हुई ऑक्सीजन रहती है उसको ये लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन लेस सोल्यूबल इन वाटर, वार्म वाटर, गर्म पानी में जो होता है वाटर, जो ऑक्सीजन कम सोल्यूबल होती है। व्हेन डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉल्स बिलो 3 to 5 ppm मेनी ऑर्गेनिज्म डाई। आप यही चीज समझिए कि जब 3 से 5 ppm चली जाती, पार्ट पर मिलियन चली जाती है, तो तभी ये जानवर मर जाते हैं। मतलब डीओ लेवल जब आपका कम हो जाता है, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाता है पानी में, तभी जानवर आपके मरने लगते हैं। और ये कैसे होता है, पॉल्यूशन से। ठीक है, तो इसीलिए आपका बहुत जरूरी है डिजॉल्व ऑक्सीजन रहना, इसको मेंटेन करना, नहीं तो आपके ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाएंगे। ठीक है, तीसरे बात करें ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब आपको पता है कि पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब है अगर वाटर बॉडी पारदर्शी ज़्यादा, जितनी ट्रांसपेरेंट उतनी ज़्यादा स्वच्छ, और जितनी ट्रांसपेरेंट रहेगी उतना उसमें सन जो है पेनिट्रेट कर पाएगा। सन की किरण जितनी ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी उतना ये लोग फूड बना पाएंगे, और जितना फूड बना पाएंगे उतना ज़्यादा ही उतना ही यहाँ एनवायरमेंट हेल्दी रहेगा। फोर्थ की बात करें टेम्परेचर, तो वाटर टेम्परेचर आर लेस सब्जेक्टेड टू चेंज, द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैज नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट। एक्चुअली जो आपके ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं उनकी सस्टेनेबल लिमिट बहुत कम होती है टेम्परेचर की, बहुत ही, मतलब वो करीब आपका अगर देखा जाए तो करीब 20 डिग्री से लेके आप 12 डिग्री या 10 डिग्री तक ही सर्वाइव कर पाते हैं। उससे नीचे जाने पे भी मर जाते हैं, उससे ऊपर जाने पे भी मर जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो टेम्परेचर सहने की क्षमता कम होती है, इसलिए अभी ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो भी ये आपका बढ़ रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर, इसकी वजह से ओशियन और जो आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझने के लिए आप मेंस में कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका प्रीलिम्स में प्रोफंडल जोन आपसे पूछ सकता है, ये आपसे पूछ सकता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लेक इकोलॉजी। लेक इकोलॉजी मतलब लेक मतलब आपको पता है, ठीक है, लेक की बात करेंगे। लेक का अगर हम लेक की बात करें तो एनी बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर जनरली लार्ज एनफ इन एरिया एंड डेप्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ इट हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज जनरली नोन एज लेक। कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी वाटर बॉडी जहां पे पानी रुका हुआ है, पहली बात ध्यान रखें, स्टैंडिंग वाटर है, ठीक है, पानी जहां पे रुका हुआ है और काफी बड़ी है, ठीक है, एक एरिया काफी बड़ी, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा 20 मीटर में पानी भरा हो, तो काफी बड़ी है और थोड़ी गहरी हो, तो उसी को हम लोग लेक कह देते हैं। ये डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपको बस समझना होगा लेक इकोलॉजी, लेक किसके कहते हैं। लेक बॉर्न फ्रॉम द जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है, दो तरीके से, ऑब्वियसली दो तरीके से बन सकती है। या तो आपका जियोलॉजिकल तरीके से बन सकती है कि कहीं गड्ढा हो गया, उसमें पानी भर गया, जैसे आपका लोनार लेक है, ठीक है, महाराष्ट्र की, कि आपका उसमें मेट्रोस आगे टकराए, मेट्रोस टकराने की वजह से वहाँ पे गड्ढा हो गया, वहाँ पानी भर गया, तो आपका वो जो होगी। या दूसरा क्या है कि कहीं पे जमीन थी, ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, दो प्लेट, टेक्टोनिक्स प्लेट की वजह से या किसी वजह से दो जमीन के बीच में कहीं दरार आ गई, तो उस दरार में पानी भर गया, तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे, लेक कह देंगे। तो उसके लिए पानी कहाँ से आता है, तो रिसीव सरफेस रन ऑफ वाटर और ग्राउंड डिस्चार्ज। गड्ढा हो गया था, आसपास की जो नदी बह रही थी उसने उसमें पानी डाल दिया, या तो आपका ग्राउंड डिस्चार्ज, नीचे का पानी ऊपर आ रहा है, या तो आपका बारिश की वजह से आ जा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बात करें कि केमिकल और मिनरल मिक्सअप, तो लेक गंदी कैसे होगी। लेक गंदी इस तरह से होगी कि जो आपका बहता हुआ पानी है वो अपने साथ जो भी केमिकल्स और मिनरल्स लेके आएगा वो नदियों में मिला देगा, वो लेक में आपका मिला देगा, उस तरह से लेक आपकी क्या हो जाएगी, खराब होने लगेगी, या आपकी पॉल्यूशन वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करें लेक बिगिंस टू एज, वही उसी चीज़ को हम लेक एजिंग कहते हैं, ठीक है, उसकी एज बढ़ रही है, ठीक है, किसी चीज़ की एज कब बढ़ती है, जब उसकी क्या होती है, किसी उसकी क्षमता जो है जीने की खत्म हो जाती है। जीने की क्षमता किसी लेक की कैसे खत्म होगी, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा, धीरे धीरे पानी वहाँ का सूखने लगेगा और लेक जो है मर जाएगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
ये समझाने के लिए था आपके। इसके बाद बात करें, द न्यूट्रिएंट्स enrichment ऑफ द लेक्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एल्गी, एक्वेटिक प्लांट्स एंड वेरियस फौना। दिस प्रोसेस इज नोन एज नेचुरल यूट्रोफिकेशन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपको पता है हर वाटर बॉडी जो है किसी न किसी फ्लोरा और फौना को क्या करती है, आपका अपना जगह देती है। तो उसी तरह आपकी लेक में जो पानी आ रहा है या उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो पानी बह के आ रहा है वो अपने साथ कुछ ना कुछ मिनरल्स लेके आएगा, ठीक है, मिनरल्स कोबाल्ट लेके आएगा, आयरन लेके आएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम लेके आएगा, कहीं ना कहीं तो लेके आता है क्योंकि सब सॉइल में ही पाए जाते हैं। तो जैसे ही आते हैं तो वहाँ पे आपका एल्गी का ग्रोथ शुरू हो जाता है। एल्गी एक टाइप का आप सब समझ लीजिए प्लांट से समझ लीजिए, जो पानी के अंदर सोते हैं, ठीक है, पानी के अंदर जो होते हैं, तो एल्गी हो गया। एक्वेटिक प्लांट्स और जो प्लांट्स जो होते हैं पानी के अंदर होते हैं, एवं वेरियस फोनास और आपके उसके अलावा छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं, तो वो आ जाते हैं धीरे धीरे जो आपका वाटर बॉडी होती है छोटी सी लेक्स में। इसी को हम लोग नेचुरल यूट्रोफिकेशन बोलते हैं क्योंकि नेचुरल प्रोसेस से हुआ है। उसी तरह आपका कल्चरल यूट्रोफिकेशन होता है, इसके बारे में हम ये बात करेंगे, कल्चरल यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो नेचुरल यूट्रोफिकेशन ध्यान रखिएगा, आप कभी कभी वर्ड पूछ लेता हूँ मेंस के लिए तो 3 मार्क का क्वेश्चन हो भी सकता है, और लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपका पूछ सकता है नेचुरल यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ द लेक्स, जो आपकी लेक्स होगी उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे आ जाए तो आप वहाँ पे आपकी एल्गी का ग्रोथ और एक्वेटिक प्लांट्स का ग्रोथ और बहुत सारे जीव जंतुओं का अपना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग नेचुरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो अब बात करें सिमिलर न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट ऑफ द लेक एट एन एक्सेलरेटर रेट इज कॉस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे उसमें डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर और एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड द कंसिक्वेंस एजिंग फिनोमिना इज कॉल्ड एन कल्चरल यूट्रोफिकेशन, ठीक है। एक तो आपका नेचुरल हो गया जिसमें चीजें बढ़ रही, नेचुरल यूट्रोफिकेशन मतलब पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है, इसको हम लोग पॉजिटिव ग्रोथ बोल सकते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ बोल सकते हैं। अगर इसका एकदम अपोजिट होने लगे कि आपके पास तो न्यूट्रिएंट्स थे लेकिन वहाँ पे किसी वजह से फैक्ट्री का गंदा पानी, घर का गंदा पानी या एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर में आपका जो अमोनिया होता है यूरिया डालने से, या तो और भी जो चीज़ें यूज की जाती है खेती में जहरीली चीज़, वो आ जाए और उसकी वजह से क्या हो कि आपका जो क्या कहते हैं लेक है, लेक की एजिंग होने लगा, लेक जो है गंदी होने लगे, पोल्यूटेड होने लगे और उसमें रहने वाले जीव जंतु मरने लगे। इसी को हम लोग कल्चरल यूट्रोफिकेशन बोलते हैं क्योंकि इंसान के कल्चर के साथ इसको जोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि इंसान का जो है कल्चर है जिसकी वजह से लेक गंदी हो रही है, ठीक है। इसको ध्यान रखने का तरीका, याद रखने का तरीका यह है, एक है नेचुरल जिसमें आपका ग्रोथ होगा, एक है निगेटिव जिसमें ग्रोथ कम होगी, किस वजह से कि आपका जो है वेस्ट वाटर आ जाएगा या तो एग्रीकल्चर रन ऑफ वाटर आएगा और उसकी वजह से जो इसमें पेड़ पौधे और जानवर होंगे मर जाएंगे। इसके बाद बात करें विंटर किल की, ठीक है, ये भी वर्ड कभी कभी पूछ लेता है विंटर किल, और 3 मार्क का क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी पूछ लेगा। तो स्नो कवर ऑफ आइस और वाटर बॉडी कैन इफेक्टिवली कट ऑफ लाइट प्लंजिंग ऑफ वाटर इनटू डार्कनेस, हेंट फोटोसिंथेसिस स्टॉप बट रेस्पिरेशन कॉन्टेस्ट, दस इन शैलो लेक्स द ऑक्सीजन गेट डिप्लीटेड, फिश डाइज बट वी डोंट नो it until the ice melts and we find floating fish. This condition is known as winter kill. Winter kill का अगर सिंपल हम मतलब समझे तो विंटर किल का अगर सिंपल मतलब हम समझे तो इसका मतलब ये है कि ये आपका कोई लेक था, ठीक है, ये सपोज आपकी कोई लेक है, पानी है इसके ऊपर, ठीक है, तो ये लेक जो थी ये आपकी कोई ठंडी जगह पे है, ठंडी जगह मतलब समझ लीजिए आप लोग कश्मीर में है, ठीक है, ये लेक आपकी है कश्मीर में और यहाँ पे बहुत सारी फिशेस थी, कुछ थी, लेकिन अभी स्नोफॉल हुआ, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी और इसके ऊपर पूरा लेक के ऊपर पूरा स्नो जम गया। क्या जम गया? स्नो जम गया। जब इसके ऊपर स्नो जम जाएगा तो सूर्य की किरण इसके अंदर आ नहीं पाएगी, पहली बात तो धीरे धीरे ऑक्सीजन आना भी कम हो जाएगी, तो इसके अंदर जो भी फिश रह रही हैं या प्लांट्स रह रहे हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे? मर जाएंगे। लेकिन 2 से 3 महीने 4 महीने तक बर्फ रहेगी उसके ऊपर, तो हमको दिखेगा नहीं, ठीक है। कुछ दिन बाद जब वो बर्फ पिघलेगी और बाद में ये मरे हुए जानवर ऊपर से फ्लोटिंग करने लगेंगे, तैरने लगेंगे, तो हमें पता चलेगा इसके अंदर जो जानवर थे वो मर गए। इसी को विंटर किल कह रहे हैं क्योंकि ये ठंड की वजह से मर रहे हैं, इसलिए इनको विंटर किल कहा जा रहा है। समझ गए आप लोग? कोई तालाब था या रिवर थी, ठीक है, ठंड की वजह से उसमें ऊपर बर्फ जम गई जिसकी वजह से नीचे रहने वाले जानवर जो है मर गए, और जब वो मर गए तो कुछ जब बर्फ पिघली तो हमें दिखाई देने लगे, उसी को हम लोग विंटर किल कह रहे हैं। चलिए इसके बाद बात करें, इन इंडिया नेचुरल लेक्स रिलेटिवली फ्यू मोस्ट लाइन इन द हिमालयन रीजन, फ्लड प्लेन ऑफ द इंडस रीजन, गंगा रीजन एंड ब्रह्मपुत्र रीजन। नेचुरल लेक्स जैसे कि आपको बताया गया किस वजह से बनती है? जियोलॉजिकल या जियोमॉर्फोलॉजिकल, वही प्रोसेस आपका कि किसी वजह से या तो गड्ढा हो गया हो वहाँ पे या तो फॉल्ट क्रिएट हो गया हो, किसी वजह से वो बनी होगी तो उसको नेचुरल लेक कह देंगे, ठीक है। वो कम है हमारे इंडिया में,
या तो आपके हिमालयन रीजन में पाई जाएंगी, या तो आपका इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ उनका पानी जो है उस लेक्स में आता है। और अगर बात करें सेमी एरिड और एरिड रीजन में, जैसे आपका वेस्टर्न एंड पेनिनसुलर इंडिया हो गया। सेमी एरिड और एरिड रीजन मतलब हो गया आपका राजस्थान और गुजरात वाला, और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र वाला रीजन जो वेस्टर्न में आपका, जहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है। तो टेंस ऑफ द थाउजेंड ऑफ वाटर बॉडीज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर मिलियन। बहुत सारा वाटर बॉडी बनाया जा रहा है, लेक्स बनाई जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी रहती है। लेक सुदर्शन जो है, ठीक है, गुजरात के गिरनार में, वो आपकी सबसे ओल्डेस्ट लेक है, करीब 300 BC के आसपास की। आप हमको बताइएगा लेक सुदर्शन के बारे में, ठीक है। लेक सुदर्शन किसने बनवाया था, उसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, और उसके बगल में आपका जो क्या कहते हैं, उसके बगल में जो दीवार होती है ना, बंदी जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक है, वो किसने कराया था, बताइएगा। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया भी जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक आपको ये भी मिलता है, क्या मिलता है यहाँ पे, क्या कहते हैं, एडिक्ट्स, ठीक है, माइनर एडिक्ट, मेजर एडिक्ट पढ़े ना आपने, तो आप हमें बताइएगा यहाँ पे कौन सा मिलता है, किसने सुदर्शन लेक बनाई थी, और किसने उसका दो बार उसका वो करवाया था, उसको रिपेयर करवाया था, ठीक है। चलिए, लेक्स आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर केमिस्ट्री, ठीक है। अभी हमने लेक को किस हिसाब से कैटेगराइज किया था, अभी हमने लेक को कैटेगराइज किया था किस सॉल्ट के हिसाब से, ठीक है। अभी हम अगर करें तो देखिए, पहले तो हम सैलिनिटी के हिसाब से हमने कर लिया था, जिसमें आपका फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सैलिन वाटर आ गया था, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट के हिसाब से अगर करेंगे तो इनको हम कहते हैं आपका ओलिगोट्रॉफिक, जिसमें वेरी लो न्यूट्रिएंट्स हो, मोसोट्रॉफिक मॉडरेट न्यूट्रिएंट हो, और यूरोट्रॉफिक हाई न्यूट्रिएंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इवन आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 3 जो आपका होता है उसमें आपसे पूछ लेगा टाइप्स ऑफ लेक अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट कंटेंट्स, ठीक है। तो आपको बताना है ओलिगोट्रॉफिक जो होता है वेरी लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेसोट्रॉफिक जो होता है मॉडरेट होते हैं, और यूट्रोट्रॉफिक जो होता है हाई न्यूट्रिएंट रिच होता है। ये आपसे प्रीलिम्स में भी पूछ लेगा मेसोट्रॉफिक क्या है, तो आपको बताना है इट्स टाइप ऑफ लेक, या ओलिगोट्रॉफिक या यूट्रोट्रॉफिक, ठीक है, ध्यान देगा। Very vast majority of lake in India are either eutrophic or mesotrophic because of the nutrients derived from their surrounding or organic waste entering them। मतलब जो है आपकी वास्ट मेजोरिटी ऑफ लेक जो है वो आपकी कौन सी होंगी, मॉडरेट न्यूट्रिएंट्स वाली होंगी, हाई न्यूट्रिएंट्स वाली इंडिया में है, ठीक है। आपकी अभी फिलहाल तो ये आपकी वेरी लो न्यूट्रिएंट्स वाली नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें यूट्रोफिकेशन की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार पूछा जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में भी, और मेंस में तो ये इसके बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, कि यूट्रोफिकेशन क्या है, कैसे ये हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है और कैसे ये होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ग्रीक वर्ड यूट्रोफिया से बना है, ठीक है। यूट्रोफिया मीन्स होता है एडिक्वेट एंड हेल्दी न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यूट्रोफिया याद रखिएगा, यूट्रोफिकेशन किससे बना है, ये यूट्रोफिया से बना है। यूट्रोफिकेशन इज अ सिंड्रोम ऑफ इकोसिस्टम रिस्पॉन्स टू द एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल और नेचुरल सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट एंड फॉस्फेट थ्रू फर्टिलाइजर, सीवेज इटीसी दैट फर्टिलाइज द इकोसिस्टम। जैसे एक खेत में, ठीक है, जैसे एक खेत में आप लोग यूरिया डालते हैं या खाद डालते हैं, किस लिए डालते हैं, कि वो वहां की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। उसी तरह क्या होता है, जब किसी वाटर बॉडी में आसपास का बहने वाला पानी, सीवेज का पानी हो या एग्रीकल्चर खेत से आ रहा पानी हो या किसी नदी का पानी हो, वो आ जाए और उसमें बहुत सारे मिनरल्स ऐड कर दे, बहुत सारे नाइट्रेट्स हो, फॉस्फेट्स हो, वो ऐड कर दे, जो आपका क्या काम करे, फर्टिलाइजर का काम करे, ठीक है। उस इकोसिस्टम में फर्टिलाइजर का काम किसके लिए करेगा, उसके अंदर जो प्लांट्स रह रहे हैं, उसके अंदर जो आपके छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए काम कैसे करेगा, क्योंकि प्लांट्स को जब न्यूट्रिशन मिलता है तो क्या करते हैं, वो जल्दी ग्रो करते हैं। जैसे हमारी बॉडी को अगर प्रोटीन, जैसे आप लोग हॉर्लिक्स पीते थे बचपन में, क्यों पीते थे, क्योंकि उससे आपको मिनरल्स मिलते थे, न्यूट्रिशंस मिलते थे। जब वो न्यूट्रिशन मिलता है तो आप ग्रो करते हैं, उसी तरह प्लांट्स भी ग्रो करने लगेंगे, उसके अंदर रहने वाले जानवर भी ग्रो करने लगेंगे, ठीक है, और बहुत तेजी से ग्रो करने लगेंगे, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, ठीक है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, आपको पता है हर चीज़ में
अति अच्छी चीज नहीं होती, ज्यादा चीज भी अच्छा नहीं होता है। द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन एल्गी विच वी सी इन द लेक सरफेस लेयर इज द फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इज द इनरिचमेंट ऑफ द एक्वेटिक सिस्टम बाय द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सेम चीज बोल रहा है कि लेक सरफेस में अगर आपको ग्रीन कलर की एल्गी दिखने लगे, आप लोग देखते होंगे जहां पे कभी आपके गांव के आसपास जब पानी बरसता है, बरसात के टाइम पे कहीं पानी भर जाता है, उसके अंदर ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की, हरी हरे कलर की चीजें तैरने लगती हैं, उसको एल्गी कहते हैं। ठीक है, तो वो अगर दिखने लगे तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे यूट्रोफिकेशन हुआ है, बहुत सारे न्यूट्रिशन ऐड हो गए हैं। इट इज द प्राइमरी कॉज बाय द लीचिंग ऑफ फॉस्फेट्स एंड और नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन तो आपका वो जो लीच होके आए थे, बह के आए थे वहां से, उसकी वजह से ये हुआ है। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़े तो एज एल्गी ब्लूम क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था अति सर्वत्र वर्जित। तो जैसे जैसे ये न्यूट्रिशन यहाँ पे आए थे और न्यूट्रिशन यहाँ पे बहुत सारे हो गए, तो ग्रीन एल्गी बहुत ज्यादा हो गई आपकी। क्या हो गई, आपका कोई तालाब था यहाँ पे न्यूट्रिशन बह के आया, तो यहाँ पे एल्गी जो थी, आपका जो एल्गी मतलब प्लांट्स जो होता है पानी के अंदर वाला, वो प्लांट्स बहुत ज्यादा ग्रो करने लगा और धीरे धीरे इसने पूरे पानी के सतह के ऊपर ये फैल गई। ठीक है, पूरे पानी के सतह के ऊपर फैल गई। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एल्गिल ब्लूम। ठीक है, ये एल्गल है, ये एल है। ठीक है, इसको कहेंगे एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या करती है, कवर द सरफेस लेयर, it restricts the penetration of sunlight perhaps because another nutrients become limiting, death of aquatic organism takes place। तो इसने क्या किया, पूरे पानी के ऊपर वाली सतह के ऊपर ये फैल गई, और जब ये फैल गई तो ऊपर से जो सनलाइट आ रही थी वो सनलाइट नीचे नहीं जा पाई, और धीरे धीरे उसमें रहने वाले और जो जानवर थे और जो पौधे थे वो मर गए। ठीक है, तो इस तरह से आपका यूट्रोफिकेशन क्या हुआ, नुकसानदायक भी हुआ। तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल रेस्पिरेटिंग एनिमल्स इन द वाटर एंड इट इज रिप्लेनिश्ड बाय द फोटोसिंथेसिस ऑफ द ग्रीन प्लांट। आपको पता है कि हर इंसान के लिए, हर जानवर के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, आपका पानी में वो आता है आपका फोटोसिंथेसिस, जो आपके ग्रीन प्लांट्स पानी के अंदर वाले हैं। द ऑक्सीजन लेवल इज ऑलरेडी लो बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन और फर्दर ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच फीड अप द डेड एल्गी ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस। क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन लेवल था वो ऑलरेडी लो हो गया, क्योंकि बहुत सारे एल्गी आ गई। बहुत सारी एल्गी जब आ गई तो उन्होंने क्या, वो बहुत सारी एल्गी जब आ गई तो उनका पॉपुलेशन बढ़ने से, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से आपका फर्दर ऑक्सीजन जो बचा, आपके जो और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो और बढ़ गए थे, जो ऊपर ही जिनको आपका सनलाइट मिल रही थी, वो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन लेने लगे कि नीचे ऑक्सीजन की कमी हो गई, और धीरे धीरे आपकी एल्गी भी क्या हो गई, मरने लगी। क्योंकि एल्गी को आपका CO2 चाहिए ना भाई, तो ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो CO2 कहाँ से आएगा, क्योंकि C+O2 आपको पता है CO2। धीरे धीरे क्या हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो धीरे धीरे ये एल्गी भी मरने लगी। तो ड्यू टू रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल फिशेस एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सफोकेट एंड, और छोटे मोटे जानवर जिनके पास सनलाइट नहीं पहुंच रही थी और वो खाना नहीं बना पा रहे थे, प्लांट्स, वो भी मर गए, उसकी वजह से छोटे मोटे जानवर भी मर गए। द न्यू एनारोबिक कंडीशन कैन प्रमोट ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया सच एज क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम विच प्रोड्यूस टॉक्सिन डेडली टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बर्ड्स एंड मैमल। और दूसरा आपका एनारोबिक कंडीशन क्या हुई, दूसरी कंडीशन ये हुई कि आपका बहुत सारे ग्रोथ हो गया, किस लिए, किसका, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम विच प्रोड्यूस टॉक्सिन। ये कुछ टाइप के आपके बैक्टीरिया होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जहरीली चीजें प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये इनका नीच है कि ये लोग जहरीली चीजें प्रोड्यूस करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम और बोटुलिनियम जो आपकी जहरीली चीजें प्रोड्यूस किए थे, और यही जहरीली चीज जो आपकी एक्वेटिक पानी के अंदर चली गई और वहां पर रहने वाले जानवर, पक्षी जिसने उन जानवर को खाया, और इवन मैमल, मतलब हम लोग भी अगर कीड़े मकोड़े या उस मछलियों को खाने लगेंगे तो हम लोग भी मर जाएंगे। तो all this eventually lead to degradation of aquatic system and death of its organism। तो आपको समझ में आया किस तरह से आपका किसी का फायदा हुआ, किसी का नुकसान। ठीक है, न्यूट्रिशंस तो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन बहुत हाई मात्रा में न्यूट्रिशन जाने से एल्गी ने क्या किया, एल्गी बूम में कन्वर्ट हो गई। पूरे तालाब को उसने घेर लिया, जिसकी वजह से नीचे जो है सनलाइट आपके नहीं जा पाई। सनलाइट नहीं जा पाई तो नीचे रहने वाले जो प्लांट्स है, जो प्लांट्स नीचे रह गए थे, ठीक है,
वो उनको आपको सनलाइट नहीं मिली, वो खाना नहीं बना पाए और मर गए। उनकी वजह से जब खाना नहीं बना पाए तो उन्होंने ऑक्सीजन जो है आपका रिलीज नहीं किया, ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया तो और जानवर भी मर गए। तो इस तरह से आपका यूट्रोफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लो चार्ट के हिसाब से हम देखें आपको मेंस में अगर आपको लिखना हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको याद करने के लिए। सबसे पहले एग्रीकल्चर रन ऑफ, एग्रीकल्चर का बहता हुआ पानी या अनट्रीटेड सीवेज का गंदा पानी जो है चला गया कहाँ पे, किसी तालाब या किसी वाटर बॉडी में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम में चला गया। न्यूट्रिशन एक्यूमुलेशन एनरिचमेंट हुआ, आपके जो न्यूट्रिशन थे उस पानी में वो आपके इकट्ठे हो गए उस जगह पे। ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी हो गई, एल्गी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो बढ़ के एल्गल ब्लूम बन गई। एल्गल ब्लूम बनने से क्या हुआ कि एल्गी कवरिंग द एक्वेटिक सर्फेस लेयर, उसने लेयर को पूरा कवर कर लिया। और रिस्ट्रिक्ट द सनलाइट पेनिट्रेट डिफ्यूजन ऑफ आपका, तो सनलाइट को उसने पेनिट्रेट नहीं करने दिया और जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो टूट नहीं पाया, उससे ऑक्सीजन ले नहीं पाए और वो ऑक्सीजन भी खत्म हो गया। अंडरग्राउंड एक्वेटिक एल्गी प्लांट्स डाइज, नीचे जो आपके एक्वेटिक एल्गी थे और प्लांट्स थे वो मर गए। फिर बैक्टीरिया ने उसका डिकम्पोजन किया, कंज्यूम किया और अवेलेबल ऑक्सीजन जो आपका डिकम्पोजन करने में जो ऑक्सीजन अवेलेबल थी एक्वेटिक में उसको भी यूज कर लिया। इससे क्या हुआ, एनॉक्सिया कंडीशन आ गई, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई। एनॉक्सिया कंडीशन आने से ऑक्सीजन की जब कमी हो गई तो ऑल एक्वेटिक एनिमल्स और जो उसमें थे जिनको आपका डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं मिल पाया वो मर गए। और इस तरह से डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, इस तरह से आपका इकोसिस्टम जो है खत्म हो गया, जिसको आप डाइंग ऑफ लेक कह सकते हैं या डाइंग ऑफ लेक्स कह सकते हैं, डाइंग ऑफ इकोसिस्टम कह सकते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें हार्मफुल एल्गल बूम। एल्गल बूम तो आपको समझ में आ गया कि जब एल्गी बहुत तेजी से बढ़ने लगा, इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि उसको पूरे को कवर कर ले, पूरे इकोसिस्टम को, तो उसको एल्गी कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे एल्गल बूम की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हार्मफुल एल्गल बूम के बारे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये। तो एल्गल बूम क्या होता है? एक्सेसिव मल्टीप्लाइंग ऑफ एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स ड्यू टू द फेवरेट एनवायरनमेंट कंडीशन। एल्गल ब्लूम होता है एक्सेसिव मल्टीप्लाइंग ऑफ एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन। जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत सारा मिनरल्स बह के आया जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिला, इसकी वजह से फैलते चलेगा और बहुत ज़्यादा एल्गी जब फैल गई उसी को हम लोग एल्गल बूम कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें हार्मफुल एल्गल बूम। व्हेन सच एल्गल बूम प्रोड्यूस टॉक्सिन इट अफेक्ट मैरीन ऑर्गेनिज्म दस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, प्रोड्यूस डायटोम, साइनोबैक्टीरिया, डाइनोफ्लैगेट्स एंड फिलामेंटियस एल्गी। मतलब आपका कुछ एल्गी जो होंगी उसमें से टॉक्सिन भी होंगी। देखिए मैंने आपको बताया था दो टाइप की एल्गी का आपको नाम बताया था मैंने, क्लोस्ट्रीडियम, माफ कीजिएगा, क्लोस्ट्रीडियम और बोटुलिनियम बताया था मैंने। तो यही बोल रहा है कि वही जो एल्गी होंगी उसमें से कुछ एल्गी ऐसी होंगी जो आपके जहरीली चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी और यही जहरीली चीज़ें उसमें रहने वाले जानवरों को या तो मार देंगी या तो जला देंगी, ठीक है। तो ब्लूम कैन बी ड्यू टू द नंबर ऑफ रीजन, टू कॉमन कॉज आर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और वार्म वाटर। किस वजह से होता है, ठीक है, किस वजह से ब्लूम्स आपका होता है, ये आपका एल्गी ब्लूम किस वजह से होता है? एक तो न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट की वजह से होता है, एक वार्म वाटर, जो पानी हल्का हल्का गर्म हो जाता है ना उसमें भी ये चीज़ें ज़्यादा फैलने लगती हैं, ठीक है। तो समझ में आपको हार्मफुल एल्गल ब्लूम क्या हुआ, उन्हीं में से जो एल्गल ब्लूम हुआ था उन्हीं में से कुछ ऐसी होंगी जो हार्मफुल होंगी और टॉक्सिक चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी। चलिए आगे बढ़े कि इसमें दो आपका वर्ड कभी ग्रीन टाइड्स और रेड टाइड्स करके आगे कभी आ जाए प्रीलिम्स में, ठीक है। ग्रीन टाइड्स और रेड टाइड्स करके अगर वर्ड आ जाए ध्यान रखिएगा। ग्रीन टाइड्स का मतलब हो गया प्रोड्यूसिंग हाई बायोमास, मतलब आपका क्या हुआ, एल्गी बहुत ज़्यादा जब फैल गई तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन टाइड्स बोल दिए, ठीक है। क्योंकि आपको पूरे वाटर के ऊपर क्या दिखने लगेगा, आपको एल्गी दिखने लगेगी तो इसको ग्रीन टाइड्स बोल देंगे। और उनमें से कुछ टाइड जो होंगी, उसमें से कुछ एल्गी जो होंगी वो जो होंगी टॉक्सिन, ठीक है, जहरीली चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी, जिसकी वजह से पानी का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाएगा, लाल नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा, डिसकलर हो जाएगा, उसी को हम लोग रेड टाइड बोल देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब आपका लाल नहीं हो जाएगा पानी, इसमें तो आपका ग्रीन हो जाएगा क्योंकि आपकी वो पूरी एल्गी तैरती हुई दिखाई देंगी, लेकिन इसमें लाल नहीं होता है, डिसकलर होता है। किसी भी गंदा पानी हो सकता है, आपका काला हो सकता है, पीला हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले लोनार लेक का आपने लाल भी देखा था, लाल भी हो गया था, तो वो सब सिर्फ एल्गी की वजह से ही होता है, ठीक है। तो ये सब किस वजह से, ग्रीन टाइड्स, मैकेनिकल डिस्टर्बेंस हो गया आपका, ठीक है, शेडिंग की वजह से, क्लॉगिंग, वाटर कहीं पे क्लॉगिंग हो गया या उस वजह से ओवर ग्रोथ हो गई, म्यूकस एंड फॉर्म फॉर्मेशन हो गया, तो उसकी वजह से आपका ये एल्गी जो है बढ़ेगी। तो आपको ये दो वर्ड बताने के लिए मैंने इसको बनाया है कि ग्रीन टाइड्स और रेड टाइड्स कभी आया तो ध्यान रखिएगा कि हाई ब्लूम जो बायोमास जो प्रोड्यूस होता है उसको ग्रीन टाइड कहते हैं और जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है उसको रेड कहते हैं, ठीक है। RHAB जो
हार्मफुल एल्गल ब्लूम है वो हमारे लिए डेंजरस है, फिश और ह्यूमन के लिए यस, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है तो फिश सफोकेट होंगे और मर जाएंगी। सफोकेट मतलब परेशान हो जाएंगी, उनका दम घुटने लगेगा, वो मर जाएंगी। O2 लेवल ड्रॉप ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एल्गी, क्योंकि O2 लेवल डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन भी लगती है तो ऑक्सीजन का लेवल और कम हो जाएगा डिकम्पोजन की वजह से, और ऑक्सीजन कम हो जाएगी। पोटेंट न्यूट्रोटॉक्सिन दैट आर प्रोड्यूस कैन एंटर फूड वेब दस रीचिंग एनिमल्स, फिश एंड इवन ह्यूमंस। यही आपका बोला कि आपको जो न्यूट्रन टॉक्सिन प्रोड्यूस किया, जहर प्रोड्यूस किया था, वो धीरे धीरे आपका फूड चेन में आ जाएगा। कि इसको मछली को किसी ने खाया, किसी जानवर, उसको इंसान ने खाया, तो आपकी फूड चेन में आ गई, तो इसके लिए हमारे लिए भी खतरनाक हो जाएगा। सम टॉक्सिन बिकम एयरबोर्न, धीरे धीरे क्या होगा, ये कुछ टॉक्सिन जो होंगे वो आपके कीड़े मकोड़े या उड़ने वाले मच्छरों के थ्रू ऊपर चले जाएंगे, जैसे आपका कोरोना फैला है। और पीपल टेंड टू ब्रीथ एरोसोलाइज्ड HAB टॉक्सिन नियर द बीच, धीरे धीरे क्या होगा, जब हवा में चला जाएगा तो एरोसोल जो होता है, जो ऊपर तैरते हुए आपके कण होते हैं, उसको एरोसोल बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में जो तैरते हैं वो आप अपने सांस के जरिए अंदर ले लेंगे और फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। चेंजेस इन द क्लाइमेट कैन चेंज सीवियरिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ HAB इम्पैक्ट। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा आपका और धीरे धीरे ये चीज़ें और खतरनाक होती जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से इफेक्ट करता है। ये सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें वेटलैंड इकोसिस्टम एंड, अब हम क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो वेटलैंड की बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वेटलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो वेटलैंड किसको कहते हैं? वेटलैंड हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन बिटवीन द डीप वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। पहले ही बताया जा चुका है आपको कि जहाँ पे सपोज ये कोई नदी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ज़मीन है, तो ये नदी का पानी और ज़मीन का पानी जहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, तो वहाँ की ज़मीन थोड़ी क्या होगी, दलदली टाइप हो जाएगी। ठीक है, दलदली टाइप मतलब पानी भी रहेगा और सूखा भी रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेटलैंड। गीला वेटलैंड है गीली ज़मीन। ठीक है, इसमें आपका लेक, लिटोरल, मार्सी और स्वैम्पी एरिया जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वेटलैंड के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम एक्वेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। तो हम इसके बाद सब मार्सी लैंड किसको कहते हैं, स्वैम्पी एरिया किसको, तो ये पूरा हम पढ़ लेंगे। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड की अगर बात करें तो 2 फेब को मनाया जाता है। कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन डिफाइंस वेटलैंड की डेफिनेशन। रामसर कन्वेंशन, रामसर एक जगह है ईरान में। कहाँ पे है? ईरान में। यहाँ पे 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसको करीब 1974 या 74 में शायद इसको अपनाया गया था। 1971 में कन्वेंशन हुआ था। रामसर जगह है ईरान में उसके नाम पे। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन के हिसाब से वेटलैंड की डेफिनेशन क्या है? एरिया ऑफ मार्स, पीटलैंड और वाटर whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including area of marine water, depth of which at low tides does not exceed 6 मीटर। मतलब जिसकी आपकी डेप्थ करीब 6 मीटर तक हो। 6 मीटर क्यों रखा गया है? इसका रीजन ये है कि आपकी सनलाइट जो होती है वो करीब 6 मीटर तक ही पेनिट्रेट कर पाती है पानी के अंदर, और जितना अंदर आपकी सनलाइट पेनिट्रेट करेगी वो उतने तक के ही आपके प्लांट्स जो रहेंगे वो सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होगी, और जब प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे तो उसी तरह आपके प्लांट्स अगर सर्वाइव करेंगे तो और जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं यहाँ पे वो भी सर्वाइव करेंगे। तो इसीलिए 6 मीटर का दिया हुआ है इसमें। तो इसमें देखिए एरिया ऑफ मार्स है जहाँ पे हल्का पानी और हल्का दलदली जमीन है, पीटलैंड। ठीक है, या वेदर नेचुरल भी हो सकता है या आर्टिफिशियल, या इंसान ने बनाया हो। किस लिए? कि आपके जो पक्षी आते हैं उनको जब ऐसा टाइम आता है, कई बार साइबेरियन जो क्रेन होते हैं आपके यहाँ इंडिया में आते हैं, साइबेरियन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपका स्नोफॉल हो जाता है, तो वहाँ पर उनके सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि उनका एडेप्टेशन ऐसा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, इंडिया में आके जो लेह वाला एरिया है, ठीक है, या तो आपका नॉर्थ ईस्ट में जो एरिया वहाँ आके रहने लगते हैं। किस लिए? क्योंकि जिससे वो सर्वाइव कर पाए। तो उनके लिए या तो उनको जीने के लिए, उनके अडेप्टेशन के और उनको बचाने के लिए बनाया गया हो। परमानेंट हो मतलब हमेशा हो, या तो टेम्परेरी जैसे कि बनाया गया बता दिया। तो उसी तरह से आपका फ्रेश हो, ब्रैकिश वाटर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी डेप्थ अगर 6 मीटर से ज़्यादा है, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेटलैंड बोल देते हैं। ये डेफिनेशन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकती है और प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनपीसीए के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि एनपीसीए क्या है। तो एनपीसीए जो सिंगल कंजर्वेटर प्रोग्राम फॉर बोथ वेटलैंड और लेक के लिए, ठीक है, एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके तहत ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें करेंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको इम्प्लीमेंट करता है, और 2015 में बनाई गई थी। ठीक है,
जिसमें आपका नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम को मिलाकर बना दी गई। ठीक है, एनपीसीए बोलते हैं इसको, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक एंड इकोसिस्टम बोल दिया है। एनपीसीए सीक्स फॉर प्रमोट बेटर सिनर्जी एंड अवॉइड ओवरलैप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो कहीं गलत ना हो उसके लिए आपका बनाया गया है। ठीक है, तो हम बात करें वेटलैंड का फंक्शन क्या है, तो वेटलैंड के अगर फंक्शन की हम बात करें तो ये तो हैबिटेट टू वेरियस स्पीसीज, बहुत सारी लोगों को रहने की जगह देता है। सेडिमेंट का फिल्ट्रेशन करता है। सेडिमेंट का फिल्ट्रेशन कैसे, जो आपके रेत के कण आएंगे, ये आएंगे वहाँ पे धंस जाएंगे, वहाँ पे रुक जाएंगे, फिर आपका जो फ्रेश वाटर होगा पानी के अंदर चला जाएगा। वाटर प्योरिफिकेशन, सेम वाटर प्योरीफाई करेगा। पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा क्योंकि आपका कार्बन सिंकिंग, ठीक है, CO2 कार्बन सिंकिंग, ये हम पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, जब पोल्यूशन पढ़ेंगे ना हम लोग, पोल्यूशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन, उसमें हम बात करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम आता है। न्यूट्रिएंट साइकिल रिसाइकलिंग करता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के बारे में हमने बात की थी, कैसे न्यूट्रिएंट साइकिल होता है कि आपका डेट्रीवोर्स के पास जाएगा, डेट्रीवोर्स के बाद वो सॉइल में चला जाएगा और सॉइल से फिर आपका प्लांट्स में चला जाएगा। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, प्रिवेंट इरोजन रोकता है, स्पेशल डाइवर्सिटी रोकता है, स्टेबलाइज लोकल क्लाइमेट, नेचुरल हैबिटेट, बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, तो आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है इनमें से कौन सा आपका वेटलैंड का फंक्शन है, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें आता है, आपको ध्यान रखिएगा। रीजन ऑफ डिप्लीशन, किस वजह से वेटलैंड खराब हो रहे हैं, तो लैंड यूज चार्ज फॉर एग्रीकल्चर, जो जमीनें हैं उसको आप लोग एग्रीकल्चर में यूज कर ले रहे हैं। सैंड, वहाँ से बहुत सारी जो भू माफिया हैं या आपके रेत माफिया जो होते हैं वो आपका बालू बेचने के लिए, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग कर दे रहे हैं, वहाँ की जो पेड़ पौधे उनको काट दे रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ा दे रहे हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर रन ऑफ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से वेटलैंड खराब हो रहे हैं। मिटिगेशन को रोकने का उपाय क्या क्या है, यूट्रोफिकेशन, अबेटमेंट, ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंट अवेयरनेस, यूट्रोफिकेशन को अबेटमेंट बढ़ावा देना थोड़ा सा, जिससे वहाँ पे और ज़्यादा आपके चीज़ें आए, यूट्रोफिकेशन हो, बहुत सारे वहाँ पे एलगी हो, बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। इन्वायरमेंट का अवेयरनेस लोगों में फैलाना। एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट है पेड़ लगाना। सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी बचाना, पेड़ को लगाना, इससे सॉइल जो आपकी इरोड ना हो। वीड कंट्रोल है, आर्टिफिशियल रिजनरेशन है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, हेरिटेज मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट आपका मेंस के हिसाब से ज़्यादा है, प्रीलिम्स के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करें लेक्स की और वेटलैंड में डिफरेंस की। ठीक है, थोड़ा सा हम डिफरेंट की बात कर लेते हैं लेक्स और वेटलैंड में। तो NLCP के हिसाब से आप जो डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है, डेप्थ जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए आपकी वेटलैंड की और आपकी NLCP आपका नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान है। ठीक है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान है, उसके हिसाब से इसकी मिनिमम डेप्थ 3 मीटर, मतलब 3 मीटर तो कम से कम होनी चाहिए, 3 मीटर से ऊपर कितनी भी हो सकती है। लेकिन वेटलैंड की क्या थी कि मिनिमम डेप्थ जो है आपकी 3 मीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसकी मिनिमम 3 मीटर से ऊपर कितनी भी हो सकती है, इसकी हो सकती है 6 मीटर तक मैक्सिमम। ठीक है, इसकी मिनिमम डेप्थ 3 मीटर, ये मिनिमम डेप्थ इसकी भी 3 मीटर से मिनिमम कम ही होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 6 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता वेटलैंड। ऑरिजिन फ्रॉम मल्टीपल सोर्स, लेक्स कहीं भी से भी ऑरिजिन होती है। ड्यू टू जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वेटलैंड जो आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस बनेगा, ऑटोमेटिक बनेगा, इसको आप आर्टिफिशियल नहीं बना सकते। जहाँ पे भी आपका जमीन और पानी मिलेगा वहाँ पे ऑटोमेटिक बनेगा। ठीक है, लेक्स को आप आर्टिफिशियल बना सकते हैं। माइनर वाटर लेवल चेंजेस होता है, मेजर वाटर लेवल चेंज होता है। इसमें वाटर लेवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता क्योंकि इसका जो पानी हमेशा रुका हुआ रहता है, यहाँ पे पानी बहता भी रहता है, रुका भी रहता है। स्मॉल पेलाजियल रेशियो और लार्ज पेलाजियल रेशियो। पेलाजियल रेशियो मतलब कितने चीज़ें इसमें सर्वाइव कर रही है, तो वेटलैंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत सारे जानवर सर्वाइव करेंगे, बहुत ज़्यादा प्लांट्स होंगे जो आपका फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो इसके बेस पे ही कहा जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, इसको लाल पेलाजियल रेशियो बोल दिया। नो वेस्ट ट्रीटमेंट ऑकर, यहाँ पे कोई वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ें धंसती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट ट्रीटमेंट ऑकर होता है क्योंकि आपकी जो और बहती पानी के साथ चीज़ें हो वहाँ पे धंस जाएंगी, कोई दलदली जमीन रहती है और रुक जाएगी। लो प्रोडक्टिविटी, इसकी हाई प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि रुका हुआ वाटर है हमेशा रिचार्ज होता रहता है। लो बायोडाइवर्सिटी, यहाँ भी हाई बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे पानी में रहने वाले जानवर भी रहेंगे, जमीन में रहने वाले जानवर भी रहेंगे और दोनों जगह में रहने वाले जानवर भी रहेंगे। उसके बाद ओलियोट्रॉफिक स्टेटस है, इसका यूट्रोफिक है। यूट्रोफिक आपको बारे में बताया गया था, ओलियोट्रॉफिक के बारे में बताया गया था, जो आपको डेफिनेशन लेक की बताई गई थी। ठीक है, कि यहाँ पे न्यूट्रिशन कम रहते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसके बाद बात करें डज नॉट मैनेज फ्लड कंट्रोल, ये फ्लड कंट्रोल में कोई काम नहीं आता, ये काम आ सकता है क्योंकि बहुत सारी फ्लड को ये रोक देता है। इसका थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, नो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल ऑफ यूट्रिफिकेशन, हाई वाटर क्वालिटी यहाँ पे करना है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना, ये मैनेजमेंट का काम है। बस इतना ही समझना था हमको। अब हम बात करें एस्चुरी कंजर्वेशन की भी थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ी एस्चुरी इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। एस्चुरी इकोसिस्टम, एरिया वेयर रिवर मीट्स द सीज। देखिए दो चीज़ आपकी आपने पढ़ी थी, एक पढ़ा था हमने डेल्टा। डेल्टा मतलब ट्राइंगल एरिया जो टाइप का बन जाता है, जिसमें आपकी बहुत सारी आपका जब रिवर बहती है और बाद में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होके आपका
जब सेडिमेंट होती है छोड़ती हुई निकल जाती है, जो आपका इंडिया के ईस्टर्न साइड में बनता है, ईस्टर्न घाट में जो भी चीज़ बनती है वो आपकी डेल्टा होती है, और वेस्टर्न साइड में जो बनती है एस्चुरीज होती है, जहाँ पे रिवर के बहुत हाई स्पीड से आती है और डायरेक्ट ही रिवर में नदी रिवर जो डायरेक्ट आती है और डायरेक्ट ओशियन में मिल जाती है, वो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो एरियाज वेयर रिवर मीट्स द सी एक्सहिबिट ग्रेडियंट एंड सैलिनिटी रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर विद द साल्टी ओशियन वाटर सब्जेक्ट टू टाइडल वेरिएशन। ठीक है, जहाँ पे आपको टाइडल किस वजह से आएगा, जब दो पानियों का आपका क्या होगा, दो पानियों का सैलिनिटी लेवल डिफरेंट होता है, तो एक दूसरे से मिलने के टाइम पे क्या करती हैं कि जो आपका देखिए डेंसिटी चेंज हो जाती है ना, डेंसिटी, तो पानी का जो फ्लो होता है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस वजह से आपका टाइडल वेरिएशन हो जाएगा। तो एस्चुरी जो है इकोसिस्टम कैसे काम करता है, कंडीशन फॉर एस्चुरी फॉर्मेशन के लिए देखो सी लेवल का राइज होना जरूरी है, मूवमेंट ऑफ सैंड एंड सैंड बार्स। ठीक है, सैंड और सैंड बार्स नहीं तो आपका बीच बन जाएगा। ठीक है, एस्चुरी नहीं बनेगा। ग्लेशियल प्रोसेसन में बनता है और टेक्टोनिक प्रोसेस बनता है। ठीक है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है कि एस्चुरी कैसे बनती है। अगर हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो रिवर वाटर को ये फिल्टर करती है। ठीक है, आपकी जो मिट्टी होती है या सैंड होती है उसको ट्रैप करती है, रोकती है। सेमी इनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी में हो सकती है, कनेक्टेड विद ओपन सी, डायरेक्ट सी पे ही गिनती है। सैलिनिटी रेंज इनकी 0 से 35 पीपीटी के आसपास होती है, हैवली पॉपुलेटेड होती है और लिटिल वेव एक्शन होता है, यहाँ पे वेव एक्शन ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन रिसीव द हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम फ्रेश एंड मरीन। जब एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे ना ज्योग्राफी में, ये एक्चुअली ज्योग्राफी का पार्ट है, बट एक्चुअली इकोसिस्टम इसलिए बोल दे रहे हैं क्योंकि इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे कोई चीज़ सर्वाइव करती है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली बहुत सारी जानवर जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सर्वाइव करती हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरा की अगर बात करें यहाँ पे फ्लोरा की, तो होम टू यूनिक एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल, क्योंकि यहाँ पे भी जहाँ से वो नदी से मिल रही है तो वहाँ पे भी आपके बहुत सारे प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स रहते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे आपका सी टर्टल हो गया, ठीक है, सी लायंस हो गए, सी कैटफिश हो गए, सॉल्ट वर्कर्स हो गए, एग्रेस हो गए, सॉल्ट ग्रासेज हो गई, कोड ग्रासेज हो गई, सी ग्रासेज हो गई, सेजेस। तो ऐसे बहुत सारे फ्लोरा आ जाते हैं, इसलिए इसको हमको इसमें इंक्लूड करना पड़ा है। और करीब 60% ऑफ वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है आपका एस्चुरी में ही रहता है। बेनिफिट ऑफ एस्चुरी की अगर बात करें तो कॉमर्शियल फिशिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिश जो होती है वो आ जाती है फ्रेश वाटर पे आसपास। पोर्ट्स एंड हार्बर्स बनाए जा सकते हैं एस्चुरी में। ठीक है, पोर्ट्स एंड हार्बर, नेचुरल पोर्ट्स जो बनते हैं वो आपका एस्चुरी में बनते हैं, डेल्टा में नहीं बनते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका वहीं पे जब बता दिया मैंने, आपका बीचेस टाइप बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, घूमने की अच्छी जगह हो जाती है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल वेलफेयर तो होता ही है, बीचेज होंगे वहाँ पे लोगों का कारोबार चलेगा, बिजनेस चलेगा। ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन होता है, ब्रीडिंग हॉट स्पॉट होता है, बहुत सारे जो आपके एलिगेटर्स होते हैं, आपके कछुए होते हैं, वो सब आके यहाँ पे अपना ब्रीडिंग करते हैं। रिक्रिएशन एंड कम्युनिटी बेनिफिट्स होता है, इरोजनल प्रोटेक्शन होता है, स्टोर्स और रिसाइकलिंग न्यूट्रिशंस होता है। तो ये बहुत सारे एडवांटेज है अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें मैंग्रोव की थोड़ी सी। ठीक है, मैंग्रोव के बारे में भी थोड़ा सा बात करना जरूरी है, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। मैंग्रोव ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन हम अभी एक्वेटिक पढ़ रहे हैं तो मैंग्रोव हमको कवर करना पड़ेगा। तो मैंग्रोव्स आर लिटोरल प्लांट लाइक ट्रीज बुशेस हैविंग एक्सेप्शनल कैपेसिटी फॉर सॉल्ट वाटर टॉलरेंस, हेलोफाइटिक एडाप्टेबिलिटी और ग्रोइंग बिलो हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड्स। सिंपल अगर समझें आप मैंग्रोव को, तो मैंग्रोव क्या है, एक टाइप के प्लांट्स ही होते हैं। ठीक है, जो आपके आप पौधे जैसे भी होंगे और झाड़ियों जैसे भी होंगे, लेकिन इनमें क्या होता है, सॉल्ट वाटर को सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसको हेलोफाइटिक एडेप्टेबिलिटी का मतलब यह हुआ कि सॉल्टी वाटर में सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, सॉल्टी वाटर में। ठीक है, ये हाई वाटर लेवल के नीचे भी रह सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग टाइड्स का जब आती है तो आपकी टाइड्स जो आती हैं उसमें नीचे भी लोग मैंग्रोव रह सकते हैं। ठीक है, मैंग्रोव लिव इन यूनिक एनवायरनमेंट बिटवीन लैंड एंड सी। ये भी आपका जो सिंपल समझिए, जो आपने अभी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, वेटलैंड पढ़ा। तो वेटलैंड में जो भी आपके प्लांट्स पाए जाते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैंग्रोव बोलते हैं। ठीक है, वेटलैंड में जो भी प्लांट्स आपके पाए जाते हैं, जहाँ पे लैंड और सी मिलते हैं वही वेटलैंड है, तो वहाँ पे जो भी प्लांट पाए जाते हैं वही आपके मैंग्रोव होते हैं। मैंग्रोव रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक लिटोरल नियर द सी शोर फॉरेस्ट इकोसिस्टम। समझ गए आप कि समुद्र का जो किनारा होता है, जहाँ पे आपका नदी और जमीन मिलता है, वहीं पे आपका मैंग्रोव होते हैं। दे आर मोस्टली एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसे कि आपको बताया जो हर समय पानी मिल रहा है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होंगे जो हर टाइम अलग अलग टाइम पे अपने पत्ते शेड करेंगे, इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। ठीक है, लो लाइंग कोस्ट में एस्चुरी, और यहाँ पे एस्चुरी भी आपको पता है वही जगह होती है जहाँ पे डाइट मिल जाते हैं, वहाँ जो प्लांट्स पैदा होते हैं उसको मैंग्रोव कह सकते हैं। टाइडल क्रीक बैक वाटर्स हो गया, ठीक है, मार्सेज हो गया, लगून्स हो गया, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ये मैंग्रोव पाए जाते हैं। मैंग्रोव का मतलब आप इतना समझिए कि जो भी आपके वेट लैंड में प्लांट्स हो रहे हैं उनको हम लोगों ने मैंग्रोव कह दिया है। ठीक है, मैंग्रोव इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, एक तो आपका मैंग्रोव ऑफ गुजरात, ठीक है, कच्छ वाला जो एरिया है वहाँ पे पाए जाते हैं आपके। उसके बाद रत्नागिरी मैंग्रोव महाराष्ट्र में पाया जाता है। रत्नागिरी आम के बारे में आपने सुना होगा, महाराष्ट्र का फेमस है। ठीक है,
ये शायद एमपी में इस बार क्वेश्चन आया था क्या, रत्नागिरी मैंगो का, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एमपीपीएससी में 2020 में। फिर हम गोवा का जो एरिया है मैंग्रोव वहाँ पाए जाएंगे। उसके बाद कावेरी डेल्टा मैंग्रोव आपका पाया जाता है तमिलनाडु और आंध्रा के बीच में आसपास वाला एरिया जो है। अंडमान एंड निकोबार में तो पाया ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव, ये आपका आंध्र और तमिलनाडु का आसपास वाला ये भी एरिया है, ठीक है। इसके बाद महानदी उड़ीसा वाला और छत्तीसगढ़ वाला आपका एरिया। सुंदरवन मैंग्रोव, ये लार्जेस्ट मैंग्रोव है इंडिया का, सुंदरवन मैंग्रोव, ठीक है। ये आपका कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कोरल रीफ के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी एक्वेटिक में आ जाता है। कोरल रीफ क्या होती है? कोरल एक्चुअली, कोरल मतलब होता है, कोरल एक टाइप के आपके लिविंग एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जानवर या कीड़े या ऑर्गेनिज्म समझ लीजिए, ठीक है, ऑर्गेनिज्म समझ लीजिए, ठीक है। ले लिविंग एनिमल है। रीफ का मतलब होता है रॉक्स, मतलब पहाड़, ठीक है। तो इन्हीं ऑर्गेनिज्म से बनी हुई जो चट्टान जैसी चीजें होती हैं उनको हम लोग कोरल रीफ बोल देते हैं। कैसे? तो कोरल्स आर लिविंग एनिमल विच लिव्स इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद जू जेंथेलिया, बोथ हैव ए म्यूचुअल टाइप ऑफ रिलेशन। देखिए इसमें दो चीज, एक तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है तुम मुझे ये दे मैं तुझे वो दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सिम्बायोटिक का मतलब होता है तुम अपने फायदे के लिए हमको कुछ दो, हम अपने फायदे के लिए कुछ देंगे, ठीक है। तो ये कोरल्स जो होते हैं वो जू जेंथेलिया के साथ अपने क्या रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। कैसे? क्योंकि कोरल्स क्या है, ये एक टाइप के एनिमल्स हैं। जू जेंथेलिया क्या है आपका, ये आपका एल्गी है, ठीक है। एल्गी मतलब होता है आपका प्लांट्स। तो प्लांट्स को क्या चाहिए? प्लांट्स को चाहिए सनलाइट। प्लांट्स को क्या चाहिए? सनलाइट। सनलाइट आएगी तो ये क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या होगा? फूड बनाएगा, ठीक है। फूड बना के और क्या करेगा? ऑक्सीजन। तो यही दो चीज की जरूरत तो किसको होती है? एक एनिमल को। किसको? कोरल को क्या जरूरत होगी? फूड भी मिल जाए और CO2 मिल जाए। तो कोरल को चाहिए फूड और ऑक्सीजन। जू जेंथेलिया को क्या चाहिए? जू जेंथेलिया को चाहिए आपका सनलाइट, ठीक है। तो ये क्या करेगी? जू जेंथेलिया क्या कहेगी? बोलेगी कोरल से कि तुम थोड़ा सा ऊपर रहते हो, एक्चुअली मैं पानी के बहुत नीचे हूँ, तुम थोड़ा सा ऊपर रहते हो, तुम मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर जगह दे दो, ठीक है। अपना जो तुम्हारा अपना एक एम्पायर है जहाँ पर तुम लोग रहते हो, अपने घर में अपना एक कॉलोनी जहाँ पर तुम लोग रह रहे हो, वहाँ पर हमको थोड़ी जगह दे दो जिससे हम लोग रह सकें, हम वहाँ पर रह सकें और हम वहाँ रह पाएंगे तो हमें सनलाइट प्रॉपर मिलेगी, ठीक है। सनलाइट प्रॉपर मिलेगी क्योंकि हम थोड़ा ऊपर रहना चाहते हैं, हम सतह पर रहना नहीं चाहते। तो कोरल ने बोला ठीक है, तुम मुझे ऑक्सीजन दो, फूड दो, मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा। सिंपल, समझ गए? तो इसको रहने की जगह चाहिए थी तो ये कोरल के पास मिल गया। कोरल को खाना और ये चाहिए था तो वो उसके पास मिल गया। तो सिंपल यही चीज हुआ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोरल, हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल होते हैं। कोरल्स होते हैं तो ओनली हार्ड कोरल्स बिल्ड्स रीफ। तो आपको पता है कोरल्स, मैंने बता दिया आपको कि कोरल्स क्या होते हैं। पॉलिप देखा है आपने? पॉलिप्स, पॉलिप्स मतलब कुछ नहीं, तो पॉलिप्स का आपको कैसे मतलब समझाऊं? छोटे छोटे प्लांट्स समझ लीजिए आप, ठीक है, ठीक है। तो वही होता है कोरल, मतलब छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं बहुत, ठीक है। तो वही एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जब रह जाते हैं तो वो आपका रीफ जैसे या चट्टान जैसा बना देते हैं, उसी को हम लोग कोरल रीफ बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हार्ड कोरल से हमेशा चट्टान बनाएंगे, पतले तो जो आपके सॉफ्ट होंगे बने बना पाएंगे क्योंकि वो तो दब जाएंगे, ठीक है। तो मेजॉरिटी कोरल रीफ्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर, हाउएवर दे आर एक्सेप्शनल टू डीप वाटर कोरल्स इन कोल्ड रीजन। कहते हैं, देखिए बहुत लोग बोलेंगे आपको कि कोरल्स हमेशा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर में ही पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके कोल्डेस्ट रीजन में ही बहुत ज़्यादा कोरल्स पाए जाते हैं। कहते हैं कि नॉर्वे में बहुत सारे कोरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में मोस्टली कोरल्स आपके पाए जाते हैं। जू जेंथेलिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन, ठीक है। क्या काम करता है? असिस्ट कोरल इन न्यूट्रिशन प्रोडक्शन थ्रू फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, फूड बना के देता है, फूड से उनको न्यूट्रिशन मिलेगा और ऑक्सीजन बना के देता है। प्रोवाइड फिक्स्ड कार्बन कंपाउंड, इनहेंस कैल्सिफिकेशन और मीडिएट एलिमेंटल न्यूट्रिएंट फ्लक्स, ठीक है। सिंपल ये बोल रहा है, कार्बन कंपाउंड को आपको फिक्स करता है जिससे कि आपको कोरल्स को जो है आपका फूड मिल जाता है। उसके बाद बात करें कलरेशन की, तो टिश्यू ऑफ कोरल्स आर क्लियर वाइट, ठीक है। और कोरल्स रिसीव कलरेशन फ्रॉम द जूजेंथियल लिविंग। आप ध्यान रखिए, कोरल्स हमेशा व्हाइट होते हैं क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, ठीक है। कोरल्स जो आपका जैसे आपका बॉडी किसी प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है, तो इनका जो बॉडी होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। किसका? कोरल का। कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। लेकिन इनमें कोई कलर नहीं होता है, हमेशा वाइट होते हैं। लेकिन जब भी आप देखेंगे ना, आप अंडमान की फोटो देखिए, लक्षद्वीप की फोटो देखिए, या जितने भी आपके आइलैंड है ना, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप जाके देखेंगे ना, तो आपको वो बहुत डिफरेंट कलर की, ऑरेंज कलर दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर दिखाई देते हैं, येलो कलर दिखाई देते हैं। वो कलर किसका होता है? वो कलर जूज एंथेलिया का होता है, वो कोरल्स का कलर नहीं होता। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोरल रीफ का जो कलर होता है किस वजह से होता है? कोरल की वजह से होता है, जूज एंथेलिया की वजह से होता है, दोनों की वजह से होता है, या किसी वजह से नहीं होता है? तो याद रखिएगा, वो कलर जूज एंथेलिया का होता है। कोरल पॉलिप्स को प्रोटेक्ट जूज एंथेलिया एंड सप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये आपका कोरल पॉलिप्स क्या हुआ? कोरल का जो एक एनिमल है उसको कोरल पॉलिप बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे मिलके कोरल्स बना देते हैं, और वो भी बहुत सारे मिलके कोरल्स रीफ बना देते हैं, सिंपल। तो एक जानवर जो है कोरल पॉलिप है, ये आपको जूल एंथेलिया को जगह देता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको रहने की जगह देता है, और उसके अलावा जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो आपको फोटोसिंथेसिस में काम आ जाता है। किसके लिए? इसके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए, ध्यान रखिएगा। उसके लोकेशन और क्लासिफिकेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं। आपका फ्रिंज रीफ की बात कर लें, पैच रीफ की बात करें, बैरियर रीफ की बात करें, एटॉल की बात करें, ठीक है, सिंपल अगर बात करें तो देखिए, मोस्ट कॉमन कॉन्टिजियस जो शोर के साथ आपका जो किनारा होता है ना, इसके ऊपर भी, कोरल्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। कोरल्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लेकिन हम नॉर्मली बात करें तो हम लोग 3 ही पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग ने पैच रीफ भी थोड़ा सा पढ़ लिया। वैसे हम लोग फ्रिंज रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल पढ़ लेते हैं। तो अब फ्रिंज, पैच, बैरियर और एटॉल की अगर बात करें तो फ्रिंज रीफ क्या होता है कि जो आपका शोर होता है, मतलब किनारा होता है, समुद्र का किनारा, ओशन का किनारा, वहाँ पे जो रीफ रहती है ना, उसको हम लोग फ्रिंज रीफ कह देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कह देते हैं? फ्रिंज रीफ कह देते हैं, ठीक है। आपको समझ आया? देखिए, समझाने की आपको कोशिश करता हूँ मैं कि फ्रिंज रीफ क्या होता है। फ्रिंज रीफ एक्चुअली होता है जो आपका, कह सकते हैं कि ये है आपका कोई, क्या कहते हैं, कोई वाटर बॉडी है, ठीक है। क्या है आपका? ये वाटर बॉडी है, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर ये कोई वाटर बॉडी है, माफ़ कीजिएगा बहुत अच्छे से समझाने को, ये आपकी वाटर बॉडी है, ठीक है। वाटर बॉडी के बीच में कोई आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड है। तो क्या होगा कि इस वाले एरिया में, मतलब आइलैंड वाले एरिया पे, ऐसे कोने कोने पे जो भी इस आइलैंड को पूरा घेरे हुए जो भी आपका रीफ होगा, ठीक है, क्योंकि रीफ आपको बताया जा चुका है कि ज़्यादा नीचे नहीं रहते हैं, तो इनको थोड़ा सा सतह भी चाहिए होगी। तो इस सतह के साथ ही, मतलब इस आइलैंड मतलब कोई भी जगह या पानी के बीच में जो भी आपका स्थल होता है, तो स्थलीय पार्ट में ये आसपास जो उसको घेरे रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रिंज रीफ कह देंगे। क्या रीफ कह देंगे? आपका फ्रिंज रीफ कह देंगे। देखिए, ये कैसे एक्चुअली होता है कि जैसे आपका कोई एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो या कुछ भी, किसी वजह से आपका नीचे वाला जो पोर्शन है, कोई बड़ा सा महासागर था, ठीक है, इसमें नीचे वाला कोई पोर्शन था वो ऊपर आ गया, ठीक है, नीचे वाली कोई चट्टान या नीचे वाली कोई जगह किसी वजह से, वोल्केनो की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से ऊपर आ गई, तो ये ऊपर आ गई, ठीक है, ठीक है, ये ऊपर आ गई, तो ये आइलैंड बन गया। इस आइलैंड के चारों ओर रीफ ने क्या किया? कोरल्स ने क्या किया? जमा होना स्टार्ट कर दिया, और जब इसके चारों ओर जमा हो गए तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? फ्रिंज रीफ कह देंगे। क्या कह देंगे? फ्रिंज रीफ कह देंगे। इसके बाद, ठीक है, पैच रीफ क्या मतलब हुआ? पैच रीफ का मतलब होगा टूट टूट के, अगर यही कॉन्टिन्यूअस नहीं हुए होते, मतलब पहले पैच रीफ बना होगा, उसके बाद ही वही फ्रिंज रीफ बन गए होंगे, ठीक है। इसके चारों ओर पहले ऐसे ऐसे दूर दूर पे थे, ऐसे ऐसे पैच पे थे, ठीक है, बाद में ये कॉन्टिन्यूअस हो गए, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? फ्रिंज रीफ कह दिया। इसके बाद क्या हुआ कि बैरियर रीफ का मतलब हुआ कि इसके साथ ही नहीं, इससे थोड़ा दूर पे यहां पे एक रीफ बन गया, ठीक है, यहां पे एक रीफ बन गया, जिससे आपका पानी, जो आपका वाटर था, और यहाँ पे आपका जमीन था, इन दोनों के बीच में ने बैरियर का काम कर दिया, ठीक है। तो एक बैरियर रीफ हो गया आपका। उसके बाद बात कर एटॉल की। एटॉल कैसे बना होगा? एटॉल बना होगा कि सपोज कोई आइलैंड था, ठीक है, उसके आसपास फ्रिंज रीफ था, धीरे किसी वजह से क्या हुआ कि आपका ये वाला आइलैंड क्या डूब गया, ये आइलैंड डूब गया, तो क्या बचा आपका? सिर्फ ये बचा, सर्किल बचा। इसी सर्किल को तो हम लोग क्या कहते हैं? एटॉल, ठीक है। ये पहले किसी चीज़ के आसपास था, लेकिन किसी वजह से ये जो आपका आइलैंड था वो डूब गया, तो आपका ये सिर्फ गोल गोल एक सर्किल बचा, इसी को एटॉल कह दिया, ठीक है। इसको हम डिटेल में बात करेंगे तो आपको समझ में आ गया। फ्रिंज रीफ, पैच रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल।
मोस्ट कॉमन कॉन्टिजियस विथ शोर, आपको पता है कॉन्टिन्यूस ये शोर के आसपास है। पैच रीफ, यही रीफ जो थी पहले ऐसे ऐसी थी, टूटी टूटी, बाद में ये बन गई। इसका बैरियर रीफ की बात करें, इसी के और बाहर का एरिया जो था इसको बैरियर की तरह काम किया। एटॉल क्या हुआ कि पूरा सर्किल, बट बीच में इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे आइलैंड है, यहाँ पे भी आइलैंड है, यहाँ पे भी आइलैंड है, बट यहाँ पे आइलैंड नहीं है। ठीक है, तो ये अंडमान में मोस्टली देखने को मिलता है फ्रिंज रीफ आपकी। पैच रीफ आपकी मिलती है पाक में, गल्फ ऑफ मन्नार और कच्छ के आसपास। बैरियर रीफ आपकी निकोबार और लक्षद्वीप समूह में मिलती है, और एटॉल आपकी निकोबार और लक्षद्वीप में मिलती है। और बैरियर रीफ सबसे ज़्यादा एक्चुअली आपकी ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा बैरियर रीफ आपकी ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। चलिए, उसके बाद थोड़ा सा कोरल रीफ का एडवांटेज अगर देख लें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से, या प्रीलिम्स में इस बार के यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, एडवांटेज ऑफ कोरल रीफ्स। ठीक है, तो पहली बात तो नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर अगेन स्टॉर्म एंड सॉइल इरोजन। पहली बात तो जो भी मिट्टी बह के आएगी या तो स्टॉर्म आएगा, पहले इसके थ्रू जाना पड़ेगा। उसके बाद फूड प्रोवाइड करेंगे, मेडिसिन, क्योंकि ये भी एक तरह के प्लांट्स हैं, प्रोवाइड करेंगे। टूरिज्म, लोग देखने आएंगे, वहाँ पर रहने वाले लोगों को पैसा मिलेगा। मेट्रोलॉजी के लिए, ठीक है, कैप्चर न्यूट्रिएंट्स एंड प्लैंक्टन फ्रॉम वाटर, वो आपका जो आपको न्यूट्रिएंट्स लेना होगा या प्लैंक्टन्स वाटर्स लेने होंगे वो आपको कोरल में मिल जाएंगे। लार्जेस्ट बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर, होम टू वेराइटी ऑफ सोर्स ऑफ न्यू मेडिसिन। ये सब एडवांटेज है, आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, बट ये मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कोरल ब्लीचिंग की अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोरल ब्लीचिंग, विदाउट एल्गी कोरल लॉजेस मेजर सोर्स ऑफ द फूड टर्न व्हाइट और पेल एंड इज मोर सस्टेबल टू डिसीज एंड इवेंचुअली स्टार्व टू डेथ। ब्लीचिंग ऑफ कोरल ऑकर व्हेन डेंसिटीज ऑफ जूजेलेंथिया डिक्लाइन और कंसंट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट विच जूजेलेंथिया फॉल। देखिए क्या हुआ, दो चीज मैंने बता दी आपको कि आपका कोरल्स और जूजेलेंथिया, ठीक है, जूजेलेंथिया दोनों साथ में रह रहे थे। किसी वजह से गर्म पानी आ गया, ठीक है, किसी वजह से क्या आ गया, गर्म पानी आने लगा। जब ये पानी गर्म आने लगा तो क्या करेगा, पहली बात तो कोरल्स क्या होंगे, भागने लगेंगे, क्योंकि एनिमल है ना, एक टेम्परेचर सह पाएंगे, उसके ऊपर नहीं सह पाएंगे तो ये भागने लगेंगे। जब ये भागने लगेंगे तो धीरे धीरे इसको जगह नहीं मिल पाएगी आपको जूजेलेंथिया को, तो ये मरना स्टार्ट कर देगा, और ये मरना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे ये भी मरना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए क्या हुआ था एक्चुअली, ब्लीचिंग का मतलब क्या हुआ, ब्लीच करना, कपड़े को कहते हैं ना, हमने ब्लीच कर दिया, कलर निकाल देना। ठीक है, तो पहले क्या था, कोरल्स थे आपके, बहुत सारे कोरल्स थे, उसमें जूजेलेंथिया एल्गी थी। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ गया तो कोरल्स भागने लगे। ठीक है, कोरल्स जब भागने लगे तो आपका जूजेलेंथिया वहीं रह गया और कोरल्स जो थे अलग आ गए। और वो कोरल्स जो होते हैं, कोरल्स हमेशा सफ़ेद होते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा सफ़ेद दिखाने लगे, इसको कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। सिंपल टर्म्स में समझे, यहाँ जब कोरल्स की बात करें तो आपको अच्छे डिटेल में समझाएंगे कि ब्लीचिंग कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो आप इतना समझिए कि आपके कोरल्स में जो जूजेलेंथिया अगर ख़त्म हो जाए या उसकी जो है डेंसिटी डिक्रीज हो जाए तो उसका कलर जो है वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, उसका कलर दिखाई देगा, वो व्हाइट दिखाई देने लगेगा, उसी को हम लोग कोरल ब्लीचिंग बोल देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इंड्यूस्ड थ्रेट टू कोरल, अनसस्टेनेबल फेस, वाटर पॉल्यूशन, मरीन डेब्रिस, बहुत सारे रीजन है जिस वजह से, वाटर पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा फिशिंग आप करेंगे तो भी हो सकता है, मरीन की डेब्रिस की वजह से भी हो सकता है, या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, आपने उनको घर को नष्ट कर दिया, तो इस वजह से बहुत सारी कोरल ब्लीचिंग होती है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, कोरल का कलर चला जाना है या कोरल्स वाइट दिखने लगते हैं। किस वजह से होता है, क्योंकि जूजेलेंथिया क्या होती है, वो वहाँ से डिक्लाइन हो जाती है, खत्म हो जाती है या तो मर जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।